सर लाश पे आ गया, कराची पे उसने भेज दिया मेरे को। हाँ। कसाब, अब्बू सलेम, अब्दुल करीम तेलगी, आरुषि तलवार केस में कंपाउंडर, ऐसे कई और लोगों पर कुछ इसी तरह से हुआ था नार्को टेस्ट। ये वही टेस्ट है जो अब श्रद्धा मर्डर केस के बाद चर्चा में है, क्योंकि आरोपी आफताब पर नार्को टेस्ट करने की बात चल रही है। लेकिन सवाल ये कि आखिर ये नार्को टेस्ट जिसकी चर्चा है, ये होता क्या है, कैसे होता है और इससे क्या सचमुच झूठ पकड़ा जा सकता है, सब कुछ बताते हैं आपको। आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं निधि तनेजा। झूठ बोले कौवा काटे तो आपने सुना होगा, लेकिन झूठ बोले मशीन बाजे ये आपने बिल्कुल नहीं सुना होगा। इसे ही आप कहीं ना कहीं नार्को टेस्ट की परिभाषा मान सकते हैं, यानी झूठ पकड़ने की एक अनोखी तकनीक। नार्को टेस्ट को ट्रूथ सीरम टेस्ट भी कहा जाता है और ये टेस्ट करने के लिए एक एक्सपर्ट टीम बैठाई जाती है, जिसमें फोरेंसिक एक्सपर्ट, डॉक्टर्स और मनोवैज्ञानिक शामिल होते हैं। अब कैसे होता है नार्को टेस्ट? देखिए, जिस भी व्यक्ति पर ये टेस्ट कराया जाता है उसे कुछ दवाएं या इंजेक्शन दिए जाते हैं। आमतौर पर इसके लिए सोडियम पेंटोथोल का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे वो आदमी आधा बेहोशी की हालत में चला जाता है। आधी बेहोशी यानी वो व्यक्ति अब पूरी तरह कॉन्शियस नहीं है और ऐसे में उसके कोई भी झूठी बात उसके रचने की चांसेस जो है वो भी कम है। और इस आधी बेहोशी में उस आदमी का दिमाग शून्य हो जाता है। इस शून्य की स्थिति में टीम के लोग, डॉक्टर्स, पुलिस उस आदमी से तमाम सवाल पूछते हैं, ठीक वैसे ही जैसे 26/11 में शामिल पाकिस्तानी टेररिस्ट अजमल कसाब के ऊपर किया गया था। ट्रेनिंग लिया उसको, अभी कम से कम 1 साल हो गया ना। हाँ, अभी 1 साल में क्या करता था तू? आपको तो बताया मैंने, लाश पे आ गया, कराची पे उसने भेज दिया मेरे को। हाँ। कराची में आया उस लाश पे, ठीक है, और पाकिस्तानी लाश जो है ना, उस पे हम जो है ना मछली पकड़ते और ऐसा। मैंने समझा कि ड्यूटी लग गई मेरी, मुझे कुछ नहीं पता था ऐसा। मैंने कहा चलो काम मिल गया, घर को पैसा भी जाता है, कोई टेंशन नहीं है। कहा जाता है कि इस स्थिति में जब उस इंसान की सोचने की क्षमता बेअसर हो जाती है तो उससे सही जानकारी, सच्ची जानकारी निकाली जा सकती है। कहा जाता है कि इस स्थिति में वो व्यक्ति सवालों का सही जवाब देता है, क्योंकि आधी बेहोशी की वजह से वो व्यक्ति दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाता और जानबूझकर झूठ बनाने की स्थिति में नहीं रहता। ये टेस्ट शुरू करने से पहले हाथ की उंगलियों को पॉलीग्राफ मशीन से कनेक्ट किया जाता है और टेस्ट से पहले ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, ब्रीदिंग स्पीड और हार्ट रेट की रीडिंग ली जाती है और ये सब देखते हुए ये फैसला लिया जाता है कि आखिर डोज कितनी दी जानी चाहिए। फिर जब सवालों का दौर शुरू होता है तब भी उस व्यक्ति की पल्स रेट और ब्लड प्रेशर को मॉनिटर किया जाता है। उस व्यक्ति के शरीर के कई पॉइंट्स पर कार्डियो कफ, जिसे सेंसिटिव इलेक्ट्रोड्स भी कहा जाता है, वो लगाया जाता है। अब आप सोचेंगे कि कार्डियो कफ क्यों लगाया जाता है आखिर? दरअसल इसी की मदद से उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर, सांस या नब्ज की गति, खून के प्रवाह और पसीने की ग्रंथियों में बदलाव को जांचा जा सकता है और इन्हीं सभी चीजों की बारीकी से निगरानी की जाती है और फिर पूरे रिकॉर्ड के आधार पर यह तय किया जाता है कि किन सवालों के जवाब में कोई गड़बड़ी नजर आई, किस में नहीं नजर आई। और इस तरह के नार्को या पॉलीग्राफ टेस्ट में जो भी शारीरिक बदलाव नोटिस में आते हैं उसके आधार पर देखा जाता है कि ये व्यक्ति आखिर सच बोल रहा है या झूठ। यानी हो सकता है कि अगर कोई झूठ बोलने की कोशिश कर रहा हो तो उसकी हृदय गति या धड़कन जो है वो बढ़ जाए या ऐसा कोई और बदलाव, क्योंकि झूठ बोलने से मन में डर, घबराहट और नर्वसनेस की भावना आती है जो कि पकड़ में आ सकती है। पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट में आपको बता दें, मूल अंतर सिर्फ इतना है कि नार्को में व्यक्ति दवाओं के असर में होता है, जबकि पॉलीग्राफ में वो पूरे होशो-हवास में होता है। लेकिन इन तकनीकों का मकसद यही जांचना होता है कि व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ, या फिर वाकई में वो कुछ नहीं जानता। अब इस तरह के टेस्ट पर कई सवाल जो हैं वो भी उठते हैं कि क्या ये किसी पर भी कराया जा सकता है, यानी क्या इसकी अनुमति है। 2010 में
सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया जिसमें नार्को और ब्रेन मैपिंग को असंवैधानिक करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि दवा के प्रभाव में किए गए बयान से उसकी निजता के अधिकार का हनन होता है। कोर्ट ने कहा था कि अभियुक्त या फिर संबंधित व्यक्ति की सहमति से ही उसका नार्को एनालिसिस टेस्ट हो सकता है। किसी की इच्छा के खिलाफ ना तो नार्को, ना ही ब्रेन मैपिंग और ना ही पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा सकता है। कोर्ट का मानना था कि एक अभियुक्त को कभी भी अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। नार्को टेस्ट के दौरान आरोपी का बयान कोर्ट में मान्य नहीं होता है। हालांकि कुछ परिस्थितियों में इसे सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ एक चीज और जान ले, इस तरह के टेस्ट में रिस्क भी काफी रहता है। अगर किसी व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी है, वो इस स्थिति में नार्को टेस्ट जो है वो नहीं कराया जाता। बुजुर्ग, बच्चे और मानसिक रूप से बीमार लोगों का भी नार्को टेस्ट नहीं होता और इस टेस्ट को करते समय बेहद ही सावधानी जो है वो बरतनी होती है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही हुई तो व्यक्ति की जान जा सकती है, यहाँ तक कि वो कोमा में जा सकता है। और नार्को की ये तकनीक भले ही वैज्ञानिक प्रयोगों पर आधारित है, लेकिन एक्सपर्ट्स का दावा है कि ये टेस्ट 100% सही नहीं होते और इस तरह के नार्को टेस्ट को कभी-कभी टॉर्चर करने के सॉफ्ट तरीकों या थर्ड डिग्री के रूप में भी देखा जाता है। उम्मीद करते हैं कि पूरा पॉलीग्राफ और साथ ही साथ नार्को की पूरी जो परिभाषा है वो आपको समझ आई होगी। आपका इस पर क्या है कहना? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।